4 साल के लगभग मुझे काम करने का मौका मिला और निश्चित रूप से जो नया नेता चुना जाएगा वो मुझसे बेहतर काम करके दिखाएगा। पद तो आते जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई पार्टी अध्यक्ष बन गया या अन्य दायित्व निभाए, लेकिन कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जिसको कभी कोई छीन नहीं सकता है। नुकसान होगा, पार्टी बदलेगी क्यों? पार्टी तब बदलती है जब पार्टी को ये लगता है कि फायदा होगा, और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी निर्णय होते हैं तो सामूहिक सोच विचार के बाद होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत उपयुक्त होगा और अभी 57 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे अधिक सीट हम जीत कर आएंगे। हमने टारगेट दिया था मिशन 62, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब नए नेता का चुनाव होना है। अभी यहाँ पर जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं डॉक्टर रमन सिंह, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर गए हैं। थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक होनी है जिसमें नए नेता का चुनाव होना है। इस वक्त हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। आपने अपने पद से इस्तीफा दिया है, आज की बैठक में किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी? नहीं, अभी विधानमंडल दल की होगी और विधानमंडल दल नए नेता का चुनाव करेगा और जिसको भी नेता चुना जाएगा वो आगे सरकार चलाएगा। लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल उनको मिलेगा काम करने का और बहुत बेहतर तरीके से वो काम चलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। 4 साल के लगभग मुझे काम करने का मौका मिला और निश्चित रूप से जो नया नेता चुना जाएगा वो मुझसे बेहतर काम करके दिखाएगा। कल इस्तीफे के बाद आप इसी प्रांगण में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, अपनी भावनाएं आपने साझा की थी। अब आगे क्या आपकी? नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि जो हमेशा रहती है। पद तो आते जाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई पार्टी अध्यक्ष बन गया या अन्य दायित्व निभाए, लेकिन कार्यकर्ता एक ऐसा पद है जिसको कभी कोई छीन नहीं सकता है। तो एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते काम किया जाएगा। हम एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उस विचारधारा को और मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। 4 साल पूरा होने से पहले आपको इस पद से आपको त्यागपत्र देना पड़ा। आपको लगता है कि कहीं आगे जो कार्यकाल है या आने वाले दिनों में इसका पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी बदलेगी क्यों? पार्टी तब बदलती है जब पार्टी को ये लगता है कि फायदा होगा, और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी निर्णय होते हैं तो सामूहिक सोच विचार के बाद होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत उपयुक्त होगा और अभी 57 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे अधिक सीट हम जीत कर आएंगे। हमने टारगेट दिया था मिशन 62, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। एक सवाल, नए नेता के चुनाव में आपकी कोई भूमिका, आप कोई चाहेंगे कि किसी विधायक में से या किसी कोई सांसद में से इस पद को संभाले? नहीं, देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का जो भी मार्गदर्शन होगा और विधानमंडल दो चाहेगा, क्योंकि जो कुछ भी होता है विधानमंडल दल की राय के से होता है। तो विधानमंडल दल का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। तो विधानमंडल दल तय करेगा कि किसको करना है। तो अभी कुछ देर और इंतजार करिए, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। एक सवाल आपके कार्यकाल से जुड़ा हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिल के नज़दीक रही, आपको लगता है कि 4 साल में आपने वो डिलीवर की, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि अगर आपको समय मिलता तो उनको आप पूरा कर पाते? देखिए, एक तो हमने अवस्थापनाओं पे बहुत जोर दिया। सड़कों का हमने रिकॉर्ड काम किया है। ये सारे आंकड़े अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हमने राज्य में उद्योग को स्थापित करने के लिए इन्वेस्टर समिट किया और 17 वर्षों में पहली बार कोई इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में किया गया। लगभग 1.25 लाख करोड़ के उनमें MOU साइन हुए और 30,000 करोड़ से अधिक के ग्राउंडिंग अभी तक हुए हैं। कोविड के कारण तमाम दिक्कतें आई, लेकिन उसके बावजूद 30,000 करोड़ क्रॉस करना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। अगर राज्य में हम 17 सालों का इन्वेस्टमेंट देखें तो वो लगभग 40,000 करोड़ से थोड़ा हल्का सा, मतलब या 40,000 करोड़ कह सकते हैं, 40,000 करोड़ के आसपास है। और हमने पहले ही 2 सालों में हम 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राज्य में लाए हैं। तो एक तो मैं उसको बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि उसमें तमाम लोगों को रोज़गार मिलता है और राज्य को राजस्व मिलता है। दूसरा जो मैं मानता हूँ कि जो सड़कों का विस्तार हमने किया, जैसे मैंने बताया, सड़कों का आज हमने व्यापक विस्तार किया है। सड़कों का पक्कीकरण है, फ्लाईओवर्स हैं, टनल्स हैं, तमाम काम, हमारे सीमांत की सड़कें हैं,
देश में सीमांत सड़कों के निर्माण में राज्य पहले स्थान पे रहा है, पीएमजीएसवाई में कनेक्टिविटी में प्रथम स्थान पे रहा है। फिर अगर हम दूसरी तरफ से सोचें तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की जो निर्माण हुआ था वो यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ और दूरस्थ क्षेत्र के लिए हुआ था। अगर हम देहरादून में दूरस्थ की बात करें तो हमारा त्यूनी आराकोट का क्षेत्र आता है। अगर हम हरिद्वार में बात करें तो हम कानपुर का क्षेत्र आता है, और पहाड़ तो पूरा ही इंटीरियर है। और इसलिए हमने जहाँ विकास नहीं पहुँचा है वहाँ विकास पहुँचाने की कोशिश की। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी, मैंने कहा कि गैरसैंण पहाड़ ही नहीं है, ये पहाड़ की पीड़ा का प्रतीक है, पहाड़ के कष्टों का प्रतीक है गैरसैंण। और हमने गैरसैंण पर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हमने उसको घोषित किया। महिलाओं के लिए जो पति की पैतृक संपत्ति में जो उनको अधिकार दिया, उनको उसमें हिस्सेदार बनाया, ये हमारी एक दूरदृष्टि की सोच के आधार पर हमने इसको किया है। ऐसी अगर सामान्यतः हम देखें तो महिलाओं के कल्याण के लिए हमने देखा रिकॉर्ड में कि सैकड़ों बहनें हमारी जब जंगल में घास काटने जाती हैं, फिसल कर डेथ हो जाती है, अंग भंग हो जाता है, रीढ़ टूट जाती है, जीवन भर चारपाई पर रहती हैं, कभी जंगली जानवर उन पर अटैक करते हैं। नदियां हैं तो नदियां क्रॉस करती हैं तो उस समय बह जाती हैं। मैंने इस पीड़ा को स्वयं भी अपने परिवार में, मेरी बहन और भाभी भी जब जंगल में घास लेने गई थी तो वो भी बह गई थी, दोनों की मौत हो गई थी, एक ही बहन थे हम सब में। तो हमने उन पीड़ा को देखा है और इसलिए हमने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना राज्य में लाए। हमने स्वरोजगार पर फोकस किया, नौकरी नहीं, स्वरोजगार, क्योंकि नौकरी सबको नहीं मिल सकती। मैं मुख्यमंत्री था तब भी बोलता हूँ, जब मैं नहीं था तब भी बोलता हूँ, और आज हूँ तो आज भी बोलता हूँ। और आज भी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिए। हमको स्वयं रोजगार करना चाहिए और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम 2 लोगों को और कैसे रोजगार दे सकते हैं। इसी से राज्य का कल्याण होगा। छोटे उद्योग, बाग, बगीचे, वैल्यू एडिशन, इस पर हमको काम करना चाहिए। उस पर हमने काम किया। एक इच्छा जो मैंने अब मेरी प्लानिंग थी कि हम मार्च अप्रैल में उसको शुरू कर देंगे। मेरी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे बातचीत हुई थी कि न्याय आपके द्वार। जो लोग नैनीताल जाते हैं हाई कोर्ट में डेट्स पर, वहाँ पर बहुत महंगा बैठता है, होटल्स बहुत महंगे हैं, सामान्य आदमी के लिए बहुत कठिन होता है, वहाँ का पूरा जो ट्रैफिक है वो भी प्रभावित होता है। तो न्यायालय आपके द्वार, यानी कि मोबाइल वैन्स के माध्यम से हम जिले में वहाँ पर वैन खड़ी हो जाएंगी, या जहाँ पर किसी की तारीख है उस स्थान, उसके नज़दीक गांव में हो सकता है, उसके गांव में कोशिश थी कि उसके गांव में वैन जाए और उस वैन पर वहाँ से हाई कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका वकील खड़ा रहे, हाई कोर्ट के जज वहाँ पर रहेंगे और उनके दरवाजे पर उनको न्याय मिले। ये मेरा थोड़ा सा एक ये था कि मैं इस महीने, अगले महीने में इस काम को करूँगा। मैंने तमाम अपने सचिव हैं उनको भी ये बात कह दी थी। वो थोड़ा सा मेरे को हल्का सा लगता था कि वो शुरुआत हो जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हाँ, जो आएंगे वो करेंगे उसको। मैंने अपने सेक्रेटरीज को बता दिया है और जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनको बोलूँगा कि भाई इसको शुरुआत करिए और न्याय लोगों के दरवाजे पे हम दे सकें, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। हम इस वक्त आपके सीएम आवास के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। ऐसा क्या कारण आपको लगता है कि यहाँ कोई भी मुख्यमंत्री, और खासतौर से बीजेपी के 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर आप 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं? अब देखो भाई, ऐसा है कि जैसे मिथ है ये, तो महाराजा टिहरी हमारे बड़े सनातनी थे, बहुत उनकी गूढ़ आस्था थी कहना चाहिए सनातन धर्म में और हमारी प्रतीकों में। तो ये उनका ये कहना था कि इस राज्य में ये हलचल हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इस राज्य का जो शुरुआत हुई, जो शपथ समारोह हुआ, वो गलत घड़ी में हुआ है। पंचक चल रहे थे उन दिनों, तो ये कहते थे इस राज्य में अस्थिरता बनी रहेगी। और तिवारी जी ने, तो आपको पता होगा, तो तिवारी जी ने भी कई बार इस्तीफा दिया और हमने देखा है उनकी अपनी पत्नी का फोटो पीछे लगा के रखते थे अपने कार्यालय में और उसको उठा के रख देते थे कि मैं जा रहा हूँ, आनंद वन में जा रहा हूँ, जो यहाँ पर जहाँ उनका एक आवास जो उन्होंने अपने नाम आवंटित किया था, तो वो कहते मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो ये हलचल राज्य में बनी रही। ये मैं समझता हूँ कि छोटे राज्यों का ये, जिस तरह नॉर्थ ईस्ट की स्थिति मैं देखता हूँ, झारखंड की स्थिति मैंने स्वयं देखी नज़दीक से, तो छोटे राज्यों की शायद ये स्थिति होती है, क्योंकि बहुत करीब से हम एक दूसरे की कमियां भी जानते हैं, अच्छाई भी जानते हैं। और छोटे राज्यों की हो सकता है कि ये के कारण भी ऐसा होता होगा, लेकिन हम एक भवन को दोष दें, स्थान को दोष दें, तो गलत बात है, बिल्कुल गलत है।
ये दोष किसी व्यक्ति में हो सकता है, उसके काम करने के तरीके में हो सकता है, लेकिन हम वास्तु को दोष दें, मैं समझता हूँ कि वास्तु के हिसाब से मैं आज भी ये कहता हूँ कि भवन जिस तरह से बढ़िया बना है, ये गलत है कि हम अपने भवन को दोष दें। अपने को दोष देना, हमारी कोई कमियां रहेंगी इसलिए हमको हटाया जा रहा है, हम क्यों भवन को दोष देते हैं। और जो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी खासतौर से अस्थिरता को बढ़ाती है, उसका नुकसान आपको लगता है कि विपक्ष के जो आरोप हैं वो कितने? नहीं, देखो, ये राजनीति में सब एक दूसरे को अस्थिर करने में लगे रहते हैं, तो कांग्रेस कहती है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। एक आखिरी सवाल, अपने लिए क्या भूमिका आप देखते हैं आने वाले दिनों में, राज्य में, केंद्र में? हमने कभी भी अपने लिए कोई भूमिका की डिमांड नहीं की है, कभी भी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे जो स्वभाव के अनुकूल भी है कि मैंने कभी भी न कभी टिकट मांगा, न कभी मंत्री पद मांगा, न मुख्यमंत्री पद मांगा। हाँ, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, दायित्व दिया, उसको मैंने निभाने की कोशिश की है। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज तक से खुलकर सभी मुद्दों पर बातचीत कही। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जब भी उनको जिम्मेदारी दी उन्होंने पूरी की, और खासतौर से अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई, और कुछ जो बातें रह गई थी जिनको पूरा करना चाहिए उनकी भी उन्होंने चर्चा की। कैमरामैन संजीव के साथ मैं जितनेगी, देहरादून।